हेलो फ्रेंड्स, लेट अस कंटिन्यू आवर एथिक्स जीएस पेपर 4 क्लासेस। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं विद वेस्टर्न फिलोसफी एंड कुछ एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। आई विल स्टार्ट विद सोक्रेटिस। सो मेक श्योर प्रीवियस सभी सेशंस आपने अटेंड ज़रूर कर लिए। उससे पहले हमने इंडियन फिलोसफी एंड मॉरल थिंकर्स के बारे में जो है वो अच्छे से स्टडी किया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड वाले जो चैप्टर है, ठीक है, अंडर एथिक्स जीएस पेपर 4 सिलेबस। विल स्टार्ट विद द मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम सिंपली लिख रहे हैं वेस्टर्न फिलोसफी। एंड वेस्टर्न फिलोसफी में भी आप लोग अच्छे से समझते हैं दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एथिक्स, राइट। वी नो दैट देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी एंड हमारा फोकस जो है वो ज़्यादा किस पर होगा? एथिक्स पर। So let us start with today's topic. So if we look at the history of the Western philosophy, so we can say that there has been 5 ages, and out of those 5 ages of the Western philosophy, we need to focus only on 2. So under 5 ages we can divide the whole development of the Western philosophy. It starts with the ancients या ग्रीक टाइम्स या एंशियंट टाइम्स इन द वेस्ट, और ग्रीक्स के टाइम से हम शुरू कर सकते हैं। दैट इज समवेयर अराउंड 6th सेंचुरी बीसी टू 4th सेंचुरी एडी तक आप मान सकते हैं ऑफ दिस पीरियड। दैट वाज द फर्स्ट एज वेयर द बर्थ प्लेस वी कैन, it is widely considered that the birthplace of the Western philosophy is Greece. So why only there? वहीं पर ही जो है वो क्यों डेवलप हुई वेस्टर्न फिलोसफी, या इस तरह के मतलब सारी ये जो पूरा ट्रेंड है ऑफ नॉलेज जो है वो ग्रीस में ही क्यों डेवलप हुआ? सो सिंपली आप ऐसा समझ सकते हैं दैट दे डेवलप्ड, या ड्यूरिंग दैट टाइम अ कल्चर ऑफ नॉलेज डेवलप्ड इन दैट रीजन, right? In the region of Greece, a culture of, and the neighboring region also, a culture of knowledge developed there, a culture of learning, a culture of wisdom developed there. And very first आप कह सकते हैं the very first philosopher is Thales, 6th century BC में हमें ग्रीस से निकलते हुए नजर आते हैं, राइट? एंड और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स जो है वो ग्रीस में या ग्रीक रीजन में उस दौरान हुई। द सेकेंड एज इज द मिडल एज। जनरली मिडल एजेस जिसे वेस्टर्न हिस्ट्री में, वेस्टर्न हिस्ट्री या यूरोपियन हिस्ट्री में अगर ज़्यादा बेटर तरीके से समझे तो हम, या जिसको आमतौर पर डार्क एजेस भी कह दिया जाता है। सो मिडल एजेस और द डार्क एज विच स्पेन समवेयर अराउंड from 5 AD to 14 AD, almost 1000 years. And during that time we see that कि भैया एक जनरल ट्रेंड ऑफ स्टेग्नेशन, हमें नॉलेज के डेवलपमेंट में एक जनरल ट्रेंड ऑफ स्टेग्नेशन देखने को मिलता है। ड्यूरिंग दिस टाइम बहुत ज़्यादा किताबें नहीं लिखी गई, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एडवांसमेंट जो है वो वेस्ट में नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सोशल डेवलपमेंट या मैथमेटिक्स में, फिलॉसफी में, साइंस में नहीं हो पाया। और यहाँ पर क्रिश्चियनिटी द्वारा जो है वो आपको ज़्यादा डोमिनेशन, क्रिश्चियनिटी का ज़्यादा डोमिनेशन यूरोप में जो है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ से भी अगर हमें कुछ फिलोसफर्स देख रहे हो तो वो भी क्रिश्चियनिटी से ही जुड़े हुए हैं, जैसे कि सेंट थॉमस एक्विनस या सेंट ऑगस्टीन, राइट? Another name that you can remember is Saint Anselm. तो आप देख रहे हैं लार्जली इस दौरान मिडल एजेस में, डार्क एजेस भी इसलिए इसको कहा गया बिकॉज कुछ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट साइंस में, टेक्नोलॉजी में, फिलोसफी में नहीं हुआ। बट फिर धीरे धीरे 14 सेंचुरी के बाद धीरे धीरे जो है वो इट
एक ट्रांजिशनल एज हमें देखने को मिलती है. देन कम्स अ ट्रांजिशनल एज, जहां पर धीरे धीरे फिलॉसफी का डेवलपमेंट जो है वो हमें होता हुआ नजर आता है. दैट इज इन द 15th एंड द 16th सेंचुरी. और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इन मॉडर्न साइंसेस और रिलीजन के बीच में एक इंटरेक्शन होता हुआ नजर आएगा, विच विल आप कह सकते हैं कि इट विल क्रिएट द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न साइंसेस एंड फाउंडेशन फॉर द फर्दर जो मॉडर्न टाइम्स में फिलॉसफीज डेवलप हुई. यहां पर आप एक अगर नाम याद रखें तो फ्रांसिस बेकन. नाउ एज आई सेड, देयर आर जनरली इस तरह क्लासिफाई किया गया है इन 5 एजेस द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, जिसमें से मैंने आपको कहा दैट वी नीड टू फोकस ऑन 2 ऑफ द एजेस, जिसमें आप समझ पा रहे हैं. फर्स्ट वी विल फोकस ऑन एंशिएंट, दैट मीन्स द ग्रीक टाइम्स और द ग्रीक एज of the development of the Western philosophy, and then we will focus more in the modern time or modern age of the development of philosophy, जिसे आप कह सकते हैं the 17th to 19th century. यहाँ पर हमें majority of philosophers जो है वो देखने को मिलेंगे, such as लॉक है, कांट है, बेंथम है, बर्कली है, ह्यूम्स है, स्पिनोजा है, राइट. ऑल दोज फिलोसफर जो हम स्टडी करेंगे वो मॉडर्न एज के होंगे. एंड देन कम्स द कंटेम्पररी टाइम्स. द 5th एज इज द कंटेम्पररी टाइम्स, द 20th एंड द 21st सेंचुरी. यहां पर भी बहुत सारे फिलोसफर्स हैं, बट वी डू नॉट नीड टू गो इनटू दैट डिटेल, राइट. सच एज कुछ है जिनके नाम बार बार मैंने मेंशन भी किए हैं पहले क्लास में, लाइक G.E. मूर है, या उसके अलावा बर्ट्रैंड रसल हैं, राइट, सॉरी बर्ट्रैंड रसल, G.E. मूर. सो एज आई सेड, वी नीड टू फोकस ऑन द 4th एज, दैट इज द मॉडर्न एज. यहां पर जो है वो मेजॉरिटी हमें फिलोसफर्स पढ़ने हैं, एंड स्टार्ट करेंगे हम विद द एंशिएंट एंड द ग्रीक टाइम्स. ठीक है. सो एंड फिलोसफी में भी हमारा ज्यादा फोकस किस में होगा? ऑब्वियसली एथिक्स पर जो है वो ज्यादा फिलोसफर होगा. So let us start with the Western ethics, या वेस्टर्न फिलोसफी की एथिक्स ब्रांच जो है वो हमें पढ़नी है बेसिकली, राइट. नाउ टू अंडरस्टैंड द एथिक्स और वेस्टर्न एथिक्स, देयर आर 3 मेजर अप्रोचेस टू स्टडी, और 3 मेजर क्लासिफिकेशंस एंड 1 माइनर. देयर आर 3 मेजर क्लासिफिकेशंस और 3 मेजर कैटेगरीज. What are these 3? First is the deontology. Second is, अब जैसे ही मैंने deontology बोल दिया तुरंत आपको याद आ जाएगा, yes, the second is teleology. Now those who have revised the previous sessions, अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है, रिवाइज किया है, तो आपको याद आ गया होगा कि क्या है deontology और क्या है teleology, right? Third is, I have mentioned it, but now we are going to understand it in detail, that is virtue ethics. And 4th one, there are 3 major one, and the 4th, that is, we will not go into the details of this, that is meta ethics. Like there is metaphysics, similarly there is meta ethics, although they are not same, but meta जो word है पहला जो that is same in both. So deontology and teleology, we have discussed about these 2 terms in detail. हमने previous sessions में इनको डिटेल में समझा है, right? यहां पर हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि what is the meaning of deontology and what is the meaning of teleology. एक बार एक तरह से रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पहले अच्छे से डिटेल में पढ़ा है. So what is deontology? So in deontology, the ethics says that the rules are absolute. Rules are absolute. If there is something written or codified or followed religiously, or a religious rule or a religious scripture, whatever it is, यानी कि already established कोई institution है और उसके जो है वो proper rules हैं, right?
We need to follow those rules for the sake of rules. So follow those rules for the sake of rules, because there are rules, right? If they are rules, we are not going to challenge them, we are not going to question them, we will simply follow those rules, we will not think beyond that. If it is written in our religious scriptures, we are going to follow it religiously, right? That is deontology, कि जो रूल्स बने हैं उसको चेंज नहीं करना. एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिओंटोलॉजी इन डिटेल, सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग इनटू दी ग्रेटर डिटेल्स. मेक श्योर कि आप प्रीवियस सेशंस को रिवाइज जरूर करके रखें, सो दैट आपको बिल्कुल क्लियर हो कि डिओंटोलॉजी क्या होता है, राइट? देन व्हाट इज टेलियोलॉजी? सो टेलियोलॉजी इज रिजल्ट ओरिएंटेड एथिक्स. रिजल्ट oriented ethics, right? यानी कि an action, it becomes ethical when the result is ethical. An action becomes ethical, or when do we call an action ethical? When the result is ethical. That means we are focusing not on the rules but on the result, right? So for the sake of the result, we may and we can bend or change or amend or edit or omit rules. हमें रूल्स या ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं या जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो एथिकल रिजल्ट्स में नहीं, मतलब अगर वो एथिकल रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे हैं, so we can change them. So our actions are not dependent on rules, rather than they are dependent on the ethical results, right? So जिसका एक बहुत फेमस एग्जांपल मैंने आपको दिया ही था कि यूटिलिटेरियन स्कॉलर है पैट्रिक नोवेल स्मिथ. उन्होंने एक बहुत फेमस एग्जांपल दिया था, याद होगा आप लोगों को. He was a utilitarian, right? क्या एग्जाम्पल था? एग्जाम्पल था एक दंपत्ति का, एग्जाम्पल था एक मैरिड कपल का. याद आया आपको? याद आया आप लोगों को, राइट? नाउ अ मैरिड कपल, अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, let's say they are not happy with their relationship. They are married, let's say, for many years. They are married for 20 years. And somehow they are not happy in their relationship, right? They are very caring for each other, they love each other to death, they care for each other, but somehow they are not happy. And in search of that happiness, let's say the husband goes out of the relationship and has an affair, right? या वाइफ भी हो सकती है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, हस्बैंड की तरफ से लीजिए, वाइफ की तरफ से लीजिए, दैट डजंट मैटर, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, राइट? दैट इज व्हाट टेलियोलॉजी इज, रिजल्ट ओरिएंटेड रादर देन रूल ओरिएंटेड. सो लेट्स से हस्बैंड जो है वो हैप्पीनेस को सीख करते हुए अफेयर में चला जाता है. अब किस तरह के अफेयर में है? ही इज इन अ रोमांटिक अफेयर विद समवन, विद सम अदर पर्सन, लेट्स से अ लेडी और अ मैन, व्हाटएवर इट कैन बी. एंड इट इज अ अफेयर और अ रिलेशनशिप जिसमें दो तरह के समीकरण, दो तरह की इक्वेशंस हो सकती हैं. पहला ये दैट ही इज इन अ रोमांटिक अफेयर वेयर देयर इज ओनली एन इमोशनल कंपोनेंट एंड नॉट अ फिजिकल वन. इमोशनल but not physical. And then there is a second component where it is a physical relationship but not emotional. Right? Now, how will the deontologist and the teleologist will approach
these two equations. So if a person is, if a couple is married for 20 years and now they are not, let's say the husband is not happy with the relationship. And why the husband is not happy? Let's say there are two conditions. In the first condition, the husband is not happy with the physical aspect of the relationship, right? First situation. And in the second situation, let's say the husband is not happy with the emotional aspect of the relationship, right? He finds that in his relationship, he finds that the partner is not fully मतलब इमोशनली अवेलेबल और फिजिकली अवेलेबल, दो ये सिचुएशन है, राइट? सो सेकंड सिचुएशन में यहां पर पहली वाली कंडीशन आती है दैट पर्सन हैज एन अफेयर, बिकॉज उसका पार्टनर जो है वो इमोशनली अवेलेबल नहीं था, तो वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ इमोशनली अवेलेबल हो गया, इमोशनली इन्वॉल्व हो गया, राइट? जिसके साथ वो फिजिकली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन इमोशनली इन्वॉल्व है, ताकि वो जो गैप उसको फील हो रहा है उसकी लाइफ में उसे वो फिल कर सके। और दूसरे केस में कि वो फिजिकली इन्वॉल्व हो गया और वो जो गैप है वो उसको फिल कर सके, ठीक है, और इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हुआ। नाउ द डियोंटोलॉजिस्ट विल से कि भैया इन बोथ द केसेस, है ना, एज पर द रूल्स ऑफ द मैरिज इंस्टीट्यूशन, वन मस्ट नॉट हैव एनी फिजिकल रिलेशनशिप आउटसाइड द मैरिज। इमोशनल रिलेशनशिप्स के बारे में जो है वो इस तरह के जो पुराने, लाइक अगर क्रिश्चियनिटी में देखें तो 10 कमांडमेंट्स की बात करें, या अदर रिलीजन्स में भी, या सोशल नॉर्म्स में भी अगर आप देखें, सोशल कस्टम्स में भी देखें, तो फॉर मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन फिजिकल रिलेशनशिप्स के ऊपर या एक्स्ट्रा मैरिटल फिजिकल रिलेशनशिप्स के ऊपर रूल्स तो हैं दैट यू आर नॉट सपोज टू बी इन एनी टाइप ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप आउटसाइड योर मैरिज, बट इमोशनल रिलेशनशिप के लिए नहीं है, राइट? But let's say in this case, if a husband is not fulfilled with the physical aspect of his relationship, goes out of his relationship and has an emotional affair with someone else, right? According to deontologists, this will not be, this can be a problem, or this will be a problem, but not a huge one, right? जो कि एक मतलब उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या जो है ये नहीं होगा, ठीक है? बट इफ द सेम पर्सन, राइट, हु इज क्रेविंग, लेट्स से इमोशनल, अगर वो प्रॉब्लम्स या फिजिकल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो फिजिकल प्रॉब्लम्स कहने का मतलब फिजिकल एस्पेक्ट या फिजिकल उनकी एक्सपेक्टेशंस रिलेशनशिप से पूरी नहीं हो पा रही है, और तब वो अफेयर में जाता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू डियोंटोलॉजिस्ट इज रॉन्ग, राइट? बट अगर आप टीलियोलॉजिस्ट की नजर से देखेंगे, someone who is not emotionally happy with their relationship goes out of their marriage and now is involved with someone in a emotional affair which has no or very little physical, let's say no physical component, right? According to teleologist, that will be bad, because what will ruin the family? Let's say if someone is not happy with the relationship physically, right, goes out of the marriage and get their needs met. Let's say उन्होंने एक बार जो है वो अपनी मैरिज से बाहर जाकर अपनी फिजिकल नीड्स जो है वो पूरी कर ली, राइट? बट जो इमोशनल कंपोनेंट है उनका वो मैरिज में बरकरार रहा, दैट विल नॉट रूइन द मैरिज। बट अगर कोई व्यक्ति इमोशनली जो है वो किसी और से अटैच हो जाएगा, दैट विल डेफिनेटली रूइन द मैरिज। So for teleologist, emotional attachment, having emotional attachment with someone else out of the marriage is wrong, is not ethical, right? But for deontologist, it is not wrong. For deontologist, only physical relationship outside the marriage is wrong, right? Because they are sticking to the rules, whereas teleologists are going for the end result, that whether it will ruin the marriage or not. For deontologists, what ruins the marriage is having physical relationship outside the marriage, because that is against the rules. But for teleologists, what ruins the marriage is having emotional relationship outside the marriage, right? And if someone has physical relationship outside the marriage, let's say once,
because more than once can also ruin the marriage. But let's say someone went out of their marriage and had their physical needs met, that may be a little hurdle or little hiccup in the marriage, but it will not most it will definitely कहना जो है सही नहीं रहेगा, ऐसा कह सकते हैं कि in most of the cases it will not ruin the marriage, but in most of the cases having an emotional relationship outside the marriage will ruin the marriage. I hope ये एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड दिस इन डिटेल इन द प्रीवियस सेशंस. दैट इज वाई मैं कुछ और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा. बट अगर आपको आंसर में या ऐसे में कोट करने को आ जाए तो यू कैन कोट द पैट्रिक नोबल स्मिथ्स दिस एग्जाम्पल, राइट. And then comes the third one, that is the virtue ethics. So deontology, teleology, then virtue ethics. The third classification of Western philosophy is ethics. So virtues are like sanskars. And what it says that one can become ethical through virtues. And we will understand this in details in today's session, and एक दो sessions और जब आगे करेंगे we'll understand virtues in detail, because deontology और teleology हम पहले अच्छे से समझ चुके हैं. One can become ethical through virtues, or living a life based on virtue will make someone ethical. And if a society has internalized virtue from the individual level to a societal level, अगर सभी लोग या majority लोग virtue adopt कर लेते हैं अपने personality में, that results into a moral society. So from individual to societal level जो है वो virtue ethics काम कर रहा है. And the fourth one, which is not so important, that is for our syllabus, that is for GS paper 4 obviously, that is meta ethics, जिसके बारे में आप इतना ही जाने तो ठीक रहेगा. G.E. Moore आप कह सकते हैं इसके प्रोपोनेंट है. G.E. Moore. What it has is the linguistic analysis of ethical statement. The linguistic analysis of ethical statements. Right? So इतना ही अगर आप जान लीजिए तो बहुत है. आंसर में कभी कोट करने को आ जाए तो इतना ही लिखिए, इससे ज़्यादा डिटेल में पूछेंगे नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है ये. हमें फिलॉसफी ऑप्शनल में पढ़ना होता है. अगर आपका फिलॉसफी ऑप्शनल होगा, देयर यू विल गो इनटू द डिटेल, राइट. नाउ अगर मैं एग्जांपल्स देखूं, ठीक है, ऑल्दो वील गो इनटू दैट डिटेल फर्दर. तो डियोंटोलॉजिस्ट, मेजर डियोंटोलॉजिस्ट जो हमें पढ़ने हैं, तो वी कैन से इमैनुअल कांट, राइट. मेजर डियोंटोलॉजिस्ट इज इमैनुअल कांट, एंड इमैनुअल कांट और उनकी फिलॉसफी. एंड देयर इज अनदर फिलॉसफी दैट इज नोन एज इंट्यूशनलिज्म. इंट्यूशंस आते हैं ना जैसे हमें, we'll discuss this. Intuitionalism, इमैनुअल कांत. और इंडिया में अगर आप देखेंगे इंडियन फिलोसफी में, तो इसके पैरेलल में मतलब डियोंटोलॉजिस्ट में आप कह सकते हैं कि डियोंटोलॉजी में गीता इज डियोंटोलॉजी, राइट. और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स इन जनरल डियोंटोलॉजी, या वैदिक फिलोसफी जो कि कहां से निकल कर आ रही है, उपनिषद, देन ब्रह्मसूत्र एंड देन गीता. इंस्टीट्यूशनलिज्म के साथ अगर आप स्कॉलर जोड़ना चाहते हैं तो जोसेफ बटलर. जोसेफ बटलर साहब का नाम आप कोट कर सकते हैं. इमैनुअल कांट एंड जोसेफ बटलर, डियोंटोलॉजिस्ट. टीलियोलॉजी में बात करें तो टीलियोलॉजी में कुछ स्कूल, पहले तो कुछ स्कूल ऑफ थॉट हमें देखने हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसे इंपॉर्टेंट करके अभी नहीं देखते, आगे जब हम समझेंगे तो देन विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड क्या हायरार्की है. सो इगोइज्म,
यूटिलिटेरियनिज्म, then we have hedonism, evolutionism, perfectionism. राइट इगोइज्म के साथ आप जोड़ सकते हैं एग्जाम्पल सच एज थॉमस हॉब्स, राइट यूटिलिटेरियनिज्म में जेरेमी बेंथम, जेएस मिल, हिडोनिज्म में यू कैन राइट एपिक्यूरस एंड अनदर ग्रीक दैट इज एरिस्टिपस, राइट एवोल्यूशनिज्म में क्लोज टू डार्विन जो है वो आप मान सकते हैं हर्बर्ट स्पेंसर को, राइट एंड परफेक्शनिज्म में हीगल. सो इगोइज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, हीडोनिज्म, एवोल्यूशनिज्म एंड परफेक्शनिज्म. इगोइज्म में थॉमस हॉब्स को हम पढ़ेंगे, यूटिलिटेरियनिज्म में जेरेमी बेंथम, जेएस मिल, हिडोनिज्म में एपिक्यूरस और एरिस्टिपस, एवोल्यूशनिज्म में हर्बर्ट स्पेंसर और परफेक्शनिज्म में हीगल एंड टू एन एक्सटेंट मार्क्स, राइट. और तीसरा है वर्च्यू एथिक्स. एंड वर्च्यू एथिक्स में है हमारे ग्रीक फिलोसफर्स, कौन कौन से? सोक्रेटिस, सुकरात, प्लाटो एंड एरिस्टोटल, राइट. बस इतना ही है वेस्टर्न फिलॉसफी. सोक्रेटिस, प्लाटो, एरिस्टोटल, थॉमस हॉब्स, जेरेमी बेंथम, एपिक्यूरस, एरिस्टिपस, हर्बर्ट स्पेंसर, हीगल, मार्क्स, इमैनुअल कांत, जोसेफ बटलर, जेई मूर. जेई मूर आपके हैं मेटाएथिक्स के साथ, और जो भी नाम जो है वो आते रहेंगे बीच बीच में. आई विल मेंशन दैट, बट लार्जली दीज आर दी people and the philosophies and the schools of thoughts that we need to study and understand. All right. What's next then? The next is, now let us start with the Greek age, the first age in the development of the Western philosophy. So let us start with the Greek age. Time period we can say, so from 6th century BC to 4th century AD, right. So Western philosophy, the origin of Western philosophy कहा जाता है, it is from a philosopher named as Thales, right. and Thales जो है वो, देखिए, throughout ages ह्यूमन हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन, मतलब ह्यूमन के मन, हमारे इंसानों के दिमाग में जैसे जैसे हमारी कॉग्निटिव कैपेसिटी जो है वो बढ़ती गई, हमारी क्रेनियल कैपेसिटी, नॉट कॉग्निटिव, हमारी क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ती गई, हमारे कॉग्निशन में डेवलपमेंट होता गया, मेटाफिजिकल क्वेश्चन जो है वो बढ़ते गए हमारे दिमाग में कि भैया ये दुनिया बनी कैसे है, यूनिवर्स बना कैसे है, ठीक है, ये शुरुआत कहाँ है, अंत कहाँ है. तो वहीं पर ही आप कह सकते हैं कि इसी मतलब मेटाफिजिक्स से ही आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न फिलॉसफी की भी शुरुआत हम देखते हैं, जहां पर थेल्स जो हैं वो देते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूलिज्म, which is a metaphysical theory of the origin of world through water, that everything is made of water, ऐसा कहते हैं थेल्स. यहां से होती है शुरुआत. दैट इज इट इज हिज आइडिया ऑफ मेटाफिजिक्स कि भैया ओरिजिन कहां से हुआ है सबका, तो इनका कहना है कि वाटर से. और ये बहुत ही इनिशियली जो ग्रीक फिलॉसफी है वो बहुत ही अंडर डेवलप्ड आप कह सकते हैं, बिकॉज 6th सेंचुरी BC के आसपास आते आते भारत में महावीर और बुद्ध थे, डेवलप हो गए, राइट. यानी कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, यानी कि ऑर्थोडॉक्स के साथ साथ हेटेरोडॉक्स सेक्ट ऑफ स्कूल जो है वो डेवलप हो गया था. और उससे पहले भी लगभग 1000 सालों का ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट का इतिहास जो है वो हमारे पास था.
और इस समय 6th century BC तक आते आते उपनिषद डेवलप हो गए थे भारत में, एंड उपनिषद आर स्टिल कंसिडर्ड टू बी द डीपेस्ट मतलब आप कह सकते हैं कि सोर्सेज ऑफ फिलोसफी। और ग्रीस में उस समय 6th century में एक बहुत ही आधी पकी हुई फिलोसफी मेटाफिजिकल जो है वो कॉन्सेप्ट आया, दैट इज ह्यूलिज्म, दैट इज एवरीथिंग इज मेड ऑफ वाटर, राइट। बट आफ्टर दैट 6th century BC के बाद धीरे धीरे ऑलमोस्ट इन द नेक्स्ट 100 years, यानी कि 1 century के बाद धीरे धीरे फर्दर डेवलपमेंट्स हमें वेस्टर्न फिलॉसफी में देखने को मिला, राइट। एंड 5th century तक आते आते सोक्रेटिस जो है वो आ जाते हैं। एंड इन बिटवीन दिस सेंचुरी, यानी कि 6th से 5th century के बीच में एक स्कूल ऑफ थॉट जो डेवलप होता है ग्रीस में, वो है सोफिस्ट, राइट। सोफिस्ट्स stemming from the word sophia, which means knowledge, and the word phil means love. So philosophy means the love of knowledge or wisdom. Sophia, it means knowledge or wisdom, and phil means love. So philosophy is the love of knowledge or love for the wisdom, right? And during that time in the 6th, 5th centuries, it was the time बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्पायर्स देयर। एंड माइंड इट, इंडिया में एम्पायर डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था ड्यूरिंग दिस टाइम। ग्रीस में अभी भी जो है वो क्या था, सिटी स्टेट्स थे, राइट। कुछ छोटे छोटे सिटी स्टेट्स थे, बहुत छोटे छोटे थे, लाइक एथेंस था, स्पार्टा था, थीब्स था, कोरिंथ है, ठीक है। इस तरह के कई सारे जो है वो सिटी स्टेट्स थे और उनके अपने अपने जो है वो गवर्निंग मॉडल्स थे। कुछ जो है वो मोनार्की को फॉलो कर रहे थे, कुछ ने जो है वो बिल्कुल अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो डेवलप कर ली थी, राइट, विच वाज लार्जली एन ओलिगार्की, बट दे केम टुगेदर, ओलिगार्क्स दे केम टुगेदर एंड दे डिसाइडेड, राइट, मतलब मिलकर जो है वो वोटिंग के माध्यम से उन्होंने डिसाइड किया। सो इट वाज एन अर्ली फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। हाउएवर ओलिगार्किक इट्स एक्चुअल कैरेक्टर वॉज। सो इनमें से, इन सिटी स्टेट्स में से, ग्रीक सिटी स्टेट में से एक सिटी स्टेट जो है वो वहां पर बहुत तेजी से डेवलप हुआ कल्चर ऑफ लर्निंग, दैट इज एथेंस। और एथेंस में से हमें जो है वो फिर कई लाइक सोफिस्ट हमें एथेंस से निकलते हुए नजर आते हैं, एंड देन सोक्रेटिस, प्लाटो, एरिस्टोटल एंड मेनी अदर सच स्कॉलर्स जो है वो आफ्टर दिस पीरियड 5th century के बाद या 6th से 5th century एंड आफ्टर दैट हमें कई सारे ग्रीक स्कॉलर्स लाइक 6th century के आसपास जो है वो हमें पाइथागोरस देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमें हिपोक्रेटस देखने को मिलते हैं, जिनके नाम पर जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं, ठीक है। हेरोडोटस हमें देखने को मिलते हैं, लार्जली कंसिडर्ड एज टू बी द फादर ऑफ हिस्ट्री, राइट। देन ऑब्वियसली सोक्रेटिस, प्लाटो एंड एरिस्टोटल तो हैं ही, एंड मैनी अदर्स। एंड ऑब्वियसली सोफिस्ट, देयर आर 20+ और 30+ सोफिस्ट जो है वो फिलोसफर्स रहे ऑफ दैट टाइम। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट सोफिस्ट। एक बार हम सोफिस्ट को समझेंगे, बिकॉज सोक्रेट मतलब कि जो अंडरस्टैंडिंग है या जो फिलॉसफी है वो स्टेम करती है, या उसका रूट जो है वो कहां है, उसका रूट है इन द ऑपोजिशन ऑफ सोफिस्ट। सोफिस्ट की आइडियोलॉजी को अपोज करते हुए सोक्रेटिस ने अपनी आइडियोलॉजी जो है वो प्रोवाइड करी। तो हमें पहले सोफिस्ट के बारे में समझना पड़ेगा, सोफिस्ट क्या कह रहे थे। तो सोफिस्ट्स का कहना बिल्कुल सिंपल था, दैट वी आर नॉट गोइंग टू डाइव इनटू फिलॉसफी, बिकॉज उस समय इतनी डिटेल में, इतनी गहराई में जाकर फिलॉसफी डेवलप हुई भी नहीं थी। वो सोक्रेटिस, प्लाटो और एरिस्टोटल ने धीरे धीरे फिलॉसफी को रिफाइन किया है। So sophists were not hardcore philosophers, they were rather pragmatists, right? Because during that time Greece was divided into many city states and Athens was the culture of learning there,
Athens has the culture of learning, or the center of learning was Athens, right? So in Athens, what sophists were trying to teach is pragmatism, right? ठीक है, that they are not going to make people philosopher in its very मतलब literal sense, but rather they are going to teach pragmatism or practical philosophy, right? So that they can apply that practical knowledge or practical philosophy in different city states. यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल एथेंस पर ही लागू होगा, या एथेंस में पढ़ा तो केवल वो एथेंस में ही काम आएगा. वो आपको स्पार्टा में भी काम आएगा, वो आपको थीब्स में भी काम आएगा, वो आपको सिरिन में भी काम आएगा, वो आपको डेल्फी में भी काम आएगा, कोरिंथ में भी काम आएगा. यानी मैनी डिफरेंट किसी भी सिटी स्टेट में जो है वो काम आ सकती है वो नॉलेज, क्योंकि सबके अपने अपने अलग कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, अपने अपने अलग पॉलिटिकल मॉडल्स हो सकते हैं, ठीक है, अपने अलग जो है वो रूल्स रेगुलेशंस हो सकते हैं. तो अगर आप हमसे पढ़कर जाएंगे तो आप सारी जगह जो है वो इस नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं. दैट इज व्हाट दे जनरली ट्राई टू टीच, राइट? सो एंड व्हाट वाज देयर अप्रोच? Their approach was on the basis of pragmatism in philosophy, and on the basis of that they gave the concept of homo mensura, practical philosophy or pragmatism in philosophy, and on the basis of that they gave the concept of homo mensura. And who gave this concept? So कुछ 2-3 सोफिस्ट का नाम अगर आप याद रख लें तो this was given by Protagoras, a sophist, a philosopher, Protagoras, right? And what it actually means is the man is the measure of all things. अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मोस्ट सुटेबल ट्रांसलेशन बनता है man is the measure of everything. ना यहां पर मैन एक जेंडर न्यूट्रल टर्म की तरह यूज किया मैंने. मैन यहां पर मींस जनरली ह्यूमन बीइंग, लेकिन जैसे ही हम इसका ट्रांसलेशन करने लगते हैं तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है. अब मैन मैंने कहा कि जनरल न्यूट्रल टर्म है, चलो वहां तक तो समझ आता है, लेकिन यहां पर मैन हम ह्यूमन बीइंग एज अ कलेक्टिव ग्रुप की बात कर रहे हैं या हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, या हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं? तो सोफिस्ट इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, कलेक्टिव ह्यूमन बीइंग की बात नहीं कर रहे हैं. लेकिन अगर हम कलेक्टिव ह्यूमन बीइंग के सेंस में भी समझे दैट मैन इज द मेजर ऑफ एवरीथिंग, यानी कि जो इंसान को सही लग रहा है वो सही है, राइट? लाइक अ पर्सन हु लाइक्स टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, सो फॉर देम नॉन वेजिटेरियन फूड इज गुड, फॉर देम इट इज एथिकल, फॉर देम इट इज प्लेजरेबल और वट एवर दे थिंक अबाउट इट. बट मैन यानी कि ह्यूमन के परसेप्शन से, ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड इज गुड फॉर देम, बट चिकन के परसेप्शन से तो वो ये लाइफ थ्रेटनिंग है उनके लिए, राइट? सो व्हाट होमो मेंसूरा मीन्स कि भैया सब कुछ जो है वो आदमी के, इंसान के, आदमी नहीं इंसान के हिसाब से है, राइट? सो एक बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक जो है वो अप्रोच है उनकी, राइट? जहां से प्रॉब्लम जो है वो शुरू होती है किसकी? सोक्रेट्स की. सोक्रेट्स को ये जो इंडिविजुअल वाली अप्रोच है ना, दैट इंडिविजुअल इज द मेजर ऑफ एवरीथिंग, राइट? दैट ऑल इंडिविजुअल, what homo mensura is, that individual is the measure of everything. सो ऑन द सरफेस ऑफ इट आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत ज़्यादा लिबरेटिंग है, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब एक फ्रीडम वाली अप्रोच है कि भैया सबको, इंडिविजुअल को जो है वो अपना डिसाइड करने की पूरा राइट है, दैट इंडिविजुअल हैव द राइट टू डिसाइड अबाउट देयर वट एवर दे वॉन्ट टू डिसाइड अबाउट, राइट? इंडिविजुअल हैव देयर ओन राइट कि वो डिसाइड करें दैट वट वुड बी देयर थियोलॉजी, राइट? क्या थियोलॉजी उन्हें फॉलो करनी है, या क्या मेटाफिजिक्स उनको फॉलो करनी है, ठीक है, या क्या उनको एथिक्स फॉलो करने हैं, या क्या सोर्सेज ऑफ नॉलेज रखने हैं, यानी कि क्या एपिस्टेमोलॉजी,
उनको फॉलो करनी है. सो इंडिविजुअल इज फ्री टू डिसाइड फॉर देमसेल्व्स whatever they think will be ethical, whatever they think is ethical will be ethical. तो अगर आप एथिक्स में इस तरह की इंडिविजुअलिटी को अगर प्रमोट करेंगे, अगर आप एथिक्स में इस तरह की फ्रीडम को, मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम को अगर आप प्रमोट करेंगे, तो दिस कुड ब्रीड सैडिस्टिक नेचर, बिकॉज समवन हु गेट्स प्लेजर फ्रॉम सैडिज्म मीन्स मतलब गेनिंग प्लेजर फ्रॉम अदर या नॉट अदर पीपल बट फ्रॉम अदर्स सफरिंग्स. अगर आपको प्लेजर मिल रहा है, सो दैट इज सैडिज्म और सैडिस्टिक बिहेवियर, राइट. सो अगर इंडिविजुअल इज द मेजर ऑफ एवरीथिंग एंड इफ इंडिविजुअल इज द मेजर ऑफ एथिक्स, सो दिस गिव्स क्रेडिबिलिटी टू सैडिस्टिक बिहेवियर देन, राइट. तो यहां से जो है वो दैट इज द एक्सट्रीम में चला गया ना मैं. तो जितने भी जीनोसाइडल टेंडेंसीज वाले जो लोग हैं, राइट, उन सबको क्रेडिबिलिटी मिल जाती है इससे. तो ठीक है. सो व्हाट इट, तो यहां से हमें क्या देखने को मिलता है, दैट एथिक्स इट बिकम्स सब्जेक्टिव, राइट. तो इट ब्रीड्स सब्जेक्टिव एथिक्स व्हेन इट इज रिलेट, क्योंकि इंडिविजुअल की बात चल रही है ना, तो हर एक के लिए जो है वो एथिक्स अलग अलग हो जाएंगे. तो एथिक्स हाईली सब्जेक्टिव हो जाएगा. एंड नॉट जस्ट हर एक के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए एथिक्स अलग हो जाएंगे, हर सिचुएशन के लिए एथिक्स अलग हो जाएंगे. सो इट ऑल्सो ब्रीड्स रिलेटिव एथिक्स, जिसको कंबाइंडली सोफिस्ट फिलॉसफी को जब स्टडी किया जाता है तो इसको कंबाइंडली कहा जाता है सब्जेक्टिविस्टिक रिलेटिविज्म. Subjectivistic relativism, which simply means that, क्या मतलब होगा इसका, that ethics subjectivism का मतलब है that ethics according to me and relativism का मतलब है ethics according to the situation. Ethics according to me or individual and relativism का मतलब हो जाएगा ethics according to the situation, right. Now यहां पर जो है वो प्रॉब्लम धीरे धीरे सोक्रेटिस को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है सोफिस्ट से. Now Socrates was contemporary to sophists, but he was not in support of sophists. In fact, his whole philosophy is rooted as an opposition to what sophists used to believe. जिसमें एक और सोफिस्ट फिलोसफर हैं गोर्जियस और जॉर्जियस, राइट, जो कि एक स्टेप और आगे चले जाते हैं. वो कहते हैं कि भैया मतलब क्या एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच अपनाते हैं वो, परसेप्शनिज्म, राइट. यानी कि सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, परसेप्शन है. व्हाट वी कैन परसीव विल बी द सोर्स ऑफ नॉलेज. अब आई होप आपको परसेप्शन, इन्फेरेंस, राइट, ये डिफरेंट सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो क्लियर हो गया होगा. मैंने आपको एपिस्टेमोलॉजी समझाते हुए ये सब पढ़ाया था. सो व्हाट परसेप्शन मींस, व्हाट इट मींस दैट व्हाट आई परसीव इज राइट. सो इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल मैंने आपको दिया ही था क्लासरूम से रिलेटेड, राइट. एंड इन क्या एग्जांपल है, एग्जांपल ये था कि लेट्स से देयर इज अ व्हाइट बोर्ड. ऑब्जेक्टिवली इट इज अ व्हाइट बोर्ड बिकॉज, चलो ऑब्जेक्टिवली व्हाइट बोर्ड कहना भी पूरी तरह ठीक नहीं है, but let's say there is a whiteboard in a classroom, right, and there are 100 students in a classroom, and out of 100 students, and मतलब combinedly there are 100 people in a classroom, right. That also includes the teacher, and if someone
other than teacher and students are present in a room. Let's say there are 100 people in a classroom, and out of those 100 people, 80 of them are suffering from jaundice. Let's say 80 लोगों को jaundice है, पीलिया है. So those 80 people, जब वो उस white board को देखेंगे तो वो उनको yellow नजर आएगा, right? उनके लिए तो क्या है, वो एक येलो बोर्ड है, बिकॉज उनको तो, क्योंकि वो सावन के अंधे हैं, सब कुछ हरा हरा नजर आ रहा है उनको, राइट? येलो नजर आ रहा है उन्हें. और जो 20 लोग हैं, यानी कि every 1 out of 5 they are looking at that board and उनके लिए वो व्हाइट बोर्ड है, ठीक है? तो अब जो वो 20 लोग सवाल, अब वो 20 लोग, यानी कि मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो अपने सामने वाले से, साथ वाले से पूछता है कि भैया ये बोर्ड का रंग क्या नजर आ रहा है? वो कहता है यार ये तो येलो है. आगे वाले से पूछता है भाई तेरे को क्या नजर आ रहा है? वो कहता है येलो है. इस साइड वाले से पूछता है भैया तेरे को क्या नजर आ रहा है? बोल रहा है येलो. पीछे वाले से पूछा भाई तेरे को क्या नजर आ रहा है? कह रहा है येलो. उसके चारों तरफ सबको येलो नजर आ रहा है, उसको दिख रहा है व्हाइट, ठीक है? टीचर से पूछा सर आपको क्या नजर आ रहा है? वो तो कह रहा है येलो. पूरी क्लास से पूछा आपको क्या नजर आ रहा है? 80 लोग बोल रहे हैं येलो है ये. तो जिन लोगों को जॉन्डिस नहीं था, उनके मन में अब क्या आ जाएगा? एक डाउट आ जाएगा. क्या आ गया उनके मन में? एक डाउट आ गया, ठीक है? नाउ दे आर स्केप्टिक कि भैया अगर 80 लोग बोल रहे हैं ये येलो है और मुझे नजर आ रहा है ये व्हाइट है, तो क्या ये सही में येलो तो नहीं है? हो सकता है कि प्रॉब्लम मेरे अंदर हो सकता है कि ये मुझे व्हाइट नजर आ रहा है, ठीक है? एंड अगर वोटिंग करा ली जाए कि इसको आज से हम व्हाइट बोर्ड कहेंगे, येलो बोर्ड कहेंगे, तो डेमोक्रेसी के हिसाब से अगर हम चले तो वो क्या हो जाएगा? वो येलो बोर्ड हो जाएगा डिक्लेयर. एंड अगर इस तरह की डेमोक्रेसी, जो कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले लोग या कॉन्ट्ररी व्यू देने वाले लोग, अगर उनको बॉक्स करती जाएगी, अगर उनको साइडलाइन करती जाएगी, तो वो मॉबोक्रेसी बन जाती है, राइट? और इस तरह की डेमोक्रेसी जो कि जिसमें मॉबोक्रेसी बनने की टेंडेंसी होती हैं, उसके अगेंस्ट हमें कई फिलोसफर्स देखने को मिलेंगे, वेस्टर्न फिलोसफर देखने को मिलेंगे, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, सच एज प्लाटो. और Socrates was not 100% sold on democracy, but Plato was definitely in opposition to democracy. Then J.S. Mill, Jeremy Bentham, they were completely against democracy because it has a tendency of becoming mobocracy. Because these 20 people in that classroom जो कि सही हैं, उनको डेमोक्रेसी जो है वो गलत ठहरा देगी, राइट? सो what Gorgias is trying to say, that with the help of perception alone, we cannot even tell that whether a whiteboard is whiteboard or yellow board. So how we will be able to solve the problems, greater problems of the world or of this universe, or not solve but understand, let's say, कैसे कर पाएंगे अगर हम एक व्हाइट बोर्ड को व्हाइट बोर्ड नहीं बोल पा रहे, सिर्फ परसेप्शन के बेस पर, राइट? सो व्हाट Gorgias said is that perception, it breeds skepticism and agnosticism. Skepticism मतलब that I'm not sure that whether the board is white or yellow, right? And agnosticism says that I cannot be sure. पहले तो इन 20 लोगों के मन में यही डाउट आएगा ना, कि यार डाउट आएगा कि वेदर इट इज व्हाइट और येलो, आई एम नॉट श्योर, ठीक है? फिर जब वो अपने टीचर से पूछेंगे, डॉक्टर से पूछेंगे, आस पड़ोस में सबसे पूछेंगे, धीरे धीरे वो इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि यार मैं नहीं जान पा रहा हूं, आई कैन नॉट बी श्योर दैट वेदर इट इज व्हाइट और येलो, राइट? And here Gorgias gave 3 very important statements, that with the help of perception we cannot claim is something exist or not, right? So 3 important statements जो हैं वो यहाँ पर Gorgias की हमें पता होनी चाहिए. Number 1 is nothing exists, because we perceive everything,
perceive the three-dimensional world around us, right? And if we perceive everything and we cannot be sure about our perceptions, so that means nothing exists, right? बहुत तेजी से वो nothing exists तक पहुंच गए. दूसरा, if something exists, it cannot be known. It can't be known, right? Like whether this pen exists or not. अगर ये exist भी करता है तो we will not be able to, मतलब पूरी तरह हम इसको define, पूरी तरह हम establish नहीं कर पाएंगे whether it exists or not. पहली बात तो nothing exists. But if something exists, it cannot be known. और अगर it can be known, it cannot be expressed. If known, it cannot be expressed. तो आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत भारी और बहुत गहरी बातें हो गई. That nothing exists. If something exists, it cannot be known. If known, it cannot be expressed. एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको, एक सोफिस्ट स्कॉलर का, सोफिस्ट फिलोसफर्स का. उसका नाम है थेरिस्मेकस. Now, when asked about justice, Aristotle said that justice दो तरह के है जनरली. पहला जो कोर्ट में दिया जाता है कि भैया आपने किसी का सर फोड़ दिया और जज जो है वो डिसाइड कर रहा है कि आपने अगर सर फोड़ा है किसी का तो इतना आपको नुकसान भरना पड़ेगा और इतना आपको सजा जो है वो काटनी पड़ेगी, ठीक है. और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है कि अगर कुछ लोग हैव्स और कुछ हैव नॉट्स हैं तो जो हैव नॉट्स हैं उनमें जो है वो बांटा जाए ताकि उनके, मतलब एक तरह से जस्टिस किया जा सके उनके एग्जिस्टेंस के साथ, राइट. बट जब थेरिस्मेकस से पूछा गया कि जस्टिस क्या है, तो उन्होंने कहा कि भाई जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, ये है जस्टिस. यानी कि जस्टिस इज द whatever which is the interest of the powerful is justice. Interest of the powerful, because justice is done on the basis of rules and the powerful, they make the rule, and whatever that is the interest of the powerful, they will make rules according to that and they will dispense justice according to that. So highly practical बात है ये, right? हाईली प्रैग्मेटिक और हाईली प्रैक्टिकल बात है, लेकिन सबके समझ में आने वाली चीज नहीं है. जो जॉर्जियस कह रहे हैं वो सबके समझ में आने वाली बात नहीं है, राइट. जो इससे पहले कहां गया, जो प्रोटैगोरस ने कहा अबाउट होमो मेंसूरा, राइट, यानी कि मैन इज द मेजर ऑफ एवरीथिंग, राइट. ये सबके समझ में आने वाली बात नहीं है, बिकॉज यहां से जो है वो प्रॉब्लम सोक्रेटिस की शुरू होती है, ठीक है. सो अब हम धीरे धीरे पहले सोक्रेटिस को थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, सोक्रेटिस क्या है, एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि सोक्रेटिस को एक्चुअल प्रॉब्लम थी क्या सोफिस्ट से, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद सोक्रेटिस. So he was contemporary to sophists, but he was against the sophists, right? And he was considered to be the most knowledgeable person of his times. He was considered to be the most knowledgeable philosopher of their time, and he was also very humble about it, because Socrates said that कि भैया वही same statement that I know that I cannot know anything or everything, because there are a lot of things in this universe to understand and to know, and I cannot know everything. So he was a very humble philosopher in that respect also. Not all or every philosophers were
this humble of that time. Socrates is considered to be a very humble philosopher. बट प्रॉब्लम यह है कि सोक्रेटिस ने खुद जो है वो कुछ लिखा नहीं, या इस तरह पुट करेंगे अगर उसने कुछ लिखा है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाया. वी डोंट हैव दैट. सॉरी. व्हाट वी हैव इज द राइटिंग्स ऑफ प्लाटो, एंड प्लाटो रोट इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स. एंड प्लाटो जो है वो अपने डायलॉग्स में से खुद ही मिसिंग है. उसके डायलॉग्स में मौजूद है सोक्रेटिस, और सोक्रेटिस जो है वो किसी और से बात कर रहा है. एंड थ्रू द लेंस ऑफ प्लाटोज डायलॉग्स, प्लाटोज ने भी ज्यादा नहीं लिखा, ज्यादा लिखा है एरिस्टोटल ने. एरिस्टोटल ने कई हजारों में जो है वो बुक्स वगैरह लिखी. सॉरी. प्लाटो ने जो है वो रिलेटिवली बहुत कम डॉक्यूमेंट्स लिखे, और ज्यादातर उसने लिखे डायलॉग्स, और उस डायलॉग्स में उसने सोक्रेटिस की कन्वर्सेशंस दिखाई और लोगों के साथ, और वहां से हमें सोक्रेटिस की फिलॉसफी देखने को मिलती है. देख रहे हैं? तो हमें हमारे पास जो है वो सोक्रेटिस द्वारा लिखे गए जो है वो आप कह सकते हैं फर्स्ट हैंड जो है फर्स्ट हैंड हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है. प्लाटो के नजरिए से सोक्रेटिस क्या कहता है वो हम पढ़ पाते हैं. तो यहां पर भी एक डिबेट है कि जो हम सोक्रेटिस पढ़ते हैं वो एक्चुअल सोक्रेटिस है या प्लाटो का सोक्रेटिस है, या प्लाटो का सोक्रेटिस है. ठीक है. But what we have about what we have from the sources of Plato, dialogues of Plato, what we can say that what he wanted to believe, or what was the purpose of the Socrates in the field of ethics, that he wanted to establish an objective and a universalistic system. Objective and universalistic ethical system. This was his mission, कि एक ऑब्जेक्टिव और यूनिवर्सलिस्टिक एथिकल सिस्टम बनाया जाए. और जबकि सोफिस्ट जो है वो सब्जेक्टिविज्म की बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिविस्टिक रिलेटिविज्म की बात कर रहे हैं इनफैक्ट. ठीक है. और उनसे वो बहुत दुखी रहता था. Why he wanted to make an objective and universalistic ethical system, and why he was against sophists? Because Socrates very well understood that not everyone has the mental capacity to understand subjectivistic relativism. If everyone had that mental capacity, then there is nothing better than subjectivistic relativism, right? अगर सब में उतनी बेहतरीन जो है वो कैपेसिटी होती है उसको समझने के लिए. But people, majority of people are of, now we know that majority people are of either low IQ or below average or average IQ, right? और IQ से बेटर जो है वो कहना रहेगा of majority of people are of low, below और average IQ. एक जो है वो ब्लैंकेट वर्ड है, बट रादर हमने किस तरह समझा इसको, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के सेंस में, कि लोगों के एप्टीट्यूड और एटीट्यूड जो है वो रिलेटिवली लो, बिलो, मेजॉरिटी लोगों के लो है, बिलो एवरेज है, या एवरेज IQ के हैं. एप्टीट्यूड एंड नॉट एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड सब्जेक्टिविस्टिक रिलेटिविज्म. बट वी नीड टू मेक सोसाइटी अ मॉरल सोसाइटी. अदरवाइज अगर सब्जेक्टिविज्म फैल जाएगा तो एनार्की फैल जाएगी. अगर सभी को ऐसा लगेगा कि जो मैं सोच रहा हूं वही सही है, तो एक ऑर्डर कैसे हम एस्टेब्लिश कर पाएंगे सोसाइटी में. और सोसाइटी में अगर ऑर्डर नहीं होगा तो ग्रेजुअली इट विल रिजल्ट इनटू एनार्की, एंड दैट विल बी बैड फॉर एवरीवन. सो फॉर द ग्रेटर गुड वी नीड ऑब्जेक्टिव एंड यूनिवर्सलिस्टिक सिस्टम ऑफ एथिक्स, और यूनिवर्सलिस्टिक एथिकल सिस्टम, राइट? So we need to drop subjectivistic relativism, and we need to embrace something else, right? So that something else was the system that was provided by Socrates, and which is the system based on a universalistic system based on virtues, right? That
And what Socrates believed that a virtuous person is a moral person. Is a moral person. And what did he consider to be virtues? क्या है virtues? Right. Now, what is virtue? So, as I said कि Socrates ने जो है वो कुछ खुद लिखा नहीं, या अगर लिखा भी तो है वो सर्वाइव नहीं कर पाया. प्लाटो ने जो है वो सोक्रेटिस के बारे में लिखा इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, राइट. बट प्लाटो एंड सोक्रेटिस बोथ दे वर नॉट एबल टू डिफाइन अ लॉट ऑफ थिंग्स. ये सिस्टमाइज नहीं कर पाए, डिफाइन नहीं कर पाए. एरिस्टोटल ने जो है वो अ लॉट ऑफ थिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग एथिकल जो भी उस समय मतलब चल रहा था, उसे डिफाइन किया प्रॉपरली, उसको प्रॉपरली क्लासिफाई किया एरिस्टोटल ने, राइट. सो सोक्रेटिस डिडंट डिफाइन वर्च्यूज, बट हमने जो अभी तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है वर्च्यू की, वो क्या है? इट इज दे आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कैरेक्टर. Right? Virtues are characteristic of someone's character, and virtues are not, we are not born with virtues, they are learned, right, with rigorous training, because we need to internalize those characteristics, we need to internalize those values. तो हमने किस तरह समझा था? Values internalized are virtues, right. यानी कि जब आपकी values केवल कॉग्निटिव लेवल पर ना रहे बट बिहेवियरल लेवल पर चले जाएं, कॉग्निटिव से इमोटिव से बिहेवियरल लेवल पर जब आपके वैल्यूज जो हैं वो दिखने लगे, देन दे आर वर्च्यूज. सो लर्नड यानी कि वी नीड टू इंटरनलाइज वर्च्यूज, राइट, नॉट ऑन कॉग्निटिव लेवल, नॉट ओनली ऑन कॉग्निटिव लेवल. ठीक है, ऑन कॉग्निटिव लेवल की कहना ठीक नहीं रहेगा. नॉट ओनली, आई होप जब मैं नाउ मुझे ऐसा लगता है कि दोज हु हैव अटेंडेड फ्रॉम द फर्स्ट सेशन ऑफ एथिक्स, अब अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि नॉट ऑन कॉग्निटिव लेवल और नॉट ओनली ऑन कॉग्निटिव लेवल, you are able to spot the difference why I said that, right? So not only on cognitive level but on behavioral level, right? Like हमें एग्जाम्पल देता हूं, like बचपन से हमें जो है वो बोला सिखाया जा रहा है कि झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना पाप है, ये हमें बचपन से सिखाया जा रहा है. So on the cognitive level we know this, but still on the behavioral level, on the daily basis, everybody lies, right? So हम behavioral level पर जो है वो internalize नहीं कर पाए उस virtue को जो हमें बचपन से सिखाई जा रही थी. So virtues are developed through a rigorous process of internalizing the values or these characteristics, right? Like for example, the virtue of justice. There are 4 cardinal virtues and one of them is justice. Plato said that कि justice is the most important virtue, whereas Socrates जो है वो Socrates नहीं करते हैं मतलब प्लाटो की इस बात से agree. ठीक है. So someone who has internalized the value of justice, right, or someone who has virtue of justice, now they don't need to think about, right? उनकी पर्सनैलिटी में वो इतना इंटरनलाइज हो गया है कि वट एवर दे से, वट एवर दे डू, देयर होल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन दैट वैल्यू, दैट द वैल्यू ऑफ जस्टिस. लेट्स से आप जो है वो एक भीड़ भाड़ वाले एरिया में है और आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में एंटर करना है, बस है, गाड़ी है, रेलगाड़ी है, मेट्रो है, जो भी है, किसी में एंटर करना है, और आपको पता है इतनी भीड़ है, एक ही व्यक्ति की जगह है, आप जो है वो एंटर करने जा रहे हैं, लेकिन साथ में आपको नजर आया कि कोई आपसे ज्यादा नीडी है, लेट्स से कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई बुजुर्ग है, राइट? दोनों को आपको देखने को लग रहा है कि उनको भी जल्दी है और आपको भी जल्दी है. ठीक है. सो हियर अगर आप जस्टिस की वर्च्यू आपके अंदर है तो, और इंटरनलाइज्ड है, ठीक है, तो आप जो है वो अलाउ करेंगे विदाउट इवन थिंकिंग,
आप कहेंगे पहले आप, जल्दी आप दोनों को है, लेकिन आपने मतलब सोचा भी नहीं, ये नहीं कि आप बैठकर चिंतन कर रहे हैं कि भैया मुझे ज़्यादा जल्दी है, उन्हें ज़्यादा जल्दी है, तो देखा कि भैया दोनों को ज़्यादा जल्दी है, बराबर जल्दी है, लेट्स से, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या, अगर मैं इस मतलब लेट्स से मैं अगर ट्रेन में चढ़ जाता हूँ या मैं अगर बस में चढ़ जाता हूँ, राइट, तो ये वृद्ध व्यक्ति सफ़र करेगा, और अगर ये चढ़ जाते हैं तो मैं सफ़र करूंगा, दोनों में से किसकी सफरिंग जो है वो कम है? तो वृद्ध व्यक्ति की सफरिंग ज़्यादा होगी क्योंकि वो वृद्ध है, ठीक है। अगर मान लीजिए आधा घंटा और खड़े होकर वेट करना है, तो कौन आधा घंटा और खड़े होकर वेट कर पाएगा आसानी से, वो वृद्ध व्यक्ति या आप, एक जवान व्यक्ति? तो आप कहेंगे यस, मैं आसानी से वेट कर सकूंगा। तो ये पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद आप डिसीजन लें कि मैं चढ़ूं या वृद्ध व्यक्ति को चढ़ने दूं, इतने में तो ट्रेन निकल गई, बस चली गई, राइट। लेकिन अगर आपने इंटरनलाइज किया हुआ है उस वैल्यू को, तो आपको सोचना भी नहीं पड़ा, आपने कहा पहले आप, राइट। या एक और एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि आप सड़क में जा रहे थे, पीछे से आपको किसी ने पत्थर मारा, आप पूरे तैश में, पूरे गुस्से में मुड़े पीछे को, और आपने देखा जिसने आपको पत्थर मारा है वो व्यक्ति जो है वो, उसकी मेंटल फैकल्टीज पूरी अवेलेबल नहीं है उसके पास, राइट। थोड़ा सा वो मेंटली हो सकता है कि रिटार्ड हो। अब आपने गुस्से में आकर जो है वो उसको 2-3 थप्पड़ मार दिए, क्योंकि आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि सारे मोहल्ले वाले भी जानते हैं कि ये लड़का जो है वो ऐसे ही करता है, पत्थर मारता है। और अगर आपने गुस्से में उसको उस बच्चे को डिसिप्लिन कर दिया, डिसिप्लिन नहीं किया एक्चुअली, आपने रिवेंज लिया, राइट, तो कोई भी आपको कुछ नहीं बोलेगा, बिकॉज सभी लोग जानते हैं कि ये बच्चा बार बार ऐसा करता है। और कुछ लोगों को गुस्सा आ जाता है और वो एक्सप्रेस कर देते हैं अपना गुस्सा, फोड़ देते हैं एक्चुअली गुस्सा, ठीक है। तो लेकिन अगर आप एक पर्सन ऑफ जस्टिस हैं, ठीक है, तो आप सोचेंगे कि भैया इस बच्चे ने जो है वो पूरी तरह इसके पास, बेचारे के पास पूरी सेंस नहीं है कि पत्थर मारना है नहीं मारना है, पत्थर मारने से क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, तो मैं अगर इस पर गुस्सा ना करूं तो ये ठीक रहेगा, है ना। आप ये पूरे प्रोसेस से गुजरेंगे और तब डिसीजन लेंगे। इतने में आप जो है वो उस बच्चे के पास गए, आपने थोड़ा बहुत डराया धमकाया, लेकिन बैक ऑफ द हेड आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं ये मैं गलत कर रहा हूं, और ऐसा ऐसा आप पूरे डिसीजन तक पहुंचे सारे पक्ष को देखकर, तो आपने डिसाइड किया कि भैया लेट इट गो, राइट। दैट इज नॉट द वैल्यू ऑफ जस्टिस इंटरनलाइज्ड। द वैल्यू ऑफ जस्टिस इंटरनलाइज्ड, जैसे ही आपने टर्न किया और देखा बच्चे को कि ये बच्चा जो है वो लेट्स से सेंस में नहीं है अपने, और तुरंत जो है वो आपका गुस्सा शांत हो गया, दैट इज द virtue of justice. So as I said, there are four cardinal virtues in Western system or in Western philosophy, and they are independent of each other. यानी कि जरूरी नहीं है कि चारों ही एक व्यक्ति में हो, राइट, अलग अलग मतलब स्पेक्ट्रम है एक बेसिकली, किसी में कुछ ज्यादा हो सकता है, किसी में कुछ ज्यादा हो सकता है, किसी में चारों कम हो सकते हैं, किसी में चारों बहुत ज्यादा हो सकते हैं, किसी में 2 ज्यादा, किसी में 2 कम, किसी में 3 ज्यादा 1 कम, राइट। सो अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सो व्हाट आर दी 4 कार्डिनल? सो वी हैव विजडम और नॉलेज, देन सेकेंड इज करेज और फोर्टिट्यूड, right? Then you have temperance or self-control, and then fourth we have justice. And out of these, Plato said that justice is the most important, right? And it is generally believed that these virtues are independent of each other, but Socrates कहते हैं कि नहीं, they are unity, there is a identity of virtues, they are not independent. जनरली क्या कहा जाता है, दैट दीज वर्च्यूज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। लेकिन सोक्रेट्स ये कहते हैं कि नहीं, देयर इज अ यूनिटी, देयर इज अ आइडेंटिटी ऑफ वर्च्यूज, यानी कि दैट देयर इज ओनली वन वर्च्यू एंड नथिंग एल्स, राइट, which is wisdom. So Socrates कहते हैं कि भैया wisdom
और नॉलेज इज दी वैल्यू. Wisdom or knowledge is the value, right? That means virtue is wisdom and wisdom is virtue. Wisdom is virtue and virtue is wisdom. एक ही बात है, right? अलग अलग नहीं है. Wisdom is virtue and virtue is wisdom, right? तो अब यहां पर सोक्रेटिस पे सवाल उठता है कि भैया हाउ कैन समवन बी एथिकल बाय ओनली हैविंग विजडम और ओनली हैविंग नॉलेज, राइट? तो सोक्रेटिस जो है वो एक्सप्लेन करते हैं विजडम और नॉलेज को कि अकेली विजडम और नॉलेज ही वर्च्यू कैसे हो सकती है, बाकी तीनों का क्या हुआ, करेज का, टेम्परेंस का और जस्टिस का क्या हुआ. ठीक है, तो देखते हैं सोक्रेटिस कैसे एक्सप्लेन करते हैं इसको. तो सबसे पहले तो वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक्सप्लेन्स विजडम और नॉलेज दैट हाउ इट इज दी वर्च्यू. सो पहला एग्जांपल दैट वर्च्यू इज और विजडम इज नॉट only on cognitive level, right? It is at the behavioral level. It is not only on the cognitive level. We know that lying is a sin, yet we lie on the daily basis, yet everybody lies, right? Then second, he says that wisdom is internalized as a virtue, or wisdom is virtue. And thirdly, he says that wisdom, what wisdom actually is, it is the ability to differentiate between what is to be done and what should be done and what should not be done in a moment. Wisdom is the ability to differentiate what should or should not be done. क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए इन अ मोमेंट, उसे डिसाइड करने की, उसमें डिफरेंशिएट करने की जो एबिलिटी है वही विजडम है. एंड इफ यू हैव विजडम, यू ऑटोमेटिकली हैव द वर्च्यूज ऑफ जस्टिस, करेज एंड टेम्परेंस, राइट? So if you have wisdom, you automatically have justice, courage and temperance, right? Like for example, जो मैंने आपको सबसे पहला एग्जांपल दिया कि बस में कौन चढ़ेगा या ट्रेन में कौन चढ़ेगा, मेट्रो में कौन चढ़ेगा, ठीक है? तो अगर आपके पास ये विजडम है कि भैया ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे बुजुर्ग को चढ़ने देना चाहिए क्योंकि जल्दी तो मुझे भी है, जल्दी उन्हें भी है, लेकिन मैं अगर 10 मिनट 15 मिनट वेट कर भी लेता हूं तो मुझे उतनी परेशानी नहीं होगी जितनी उनको होगी, राइट? सो मेरा वेट कर लेना, me having this knowledge that I can wait, right? And me having this knowledge that I can choose to wait, and that what should be done is that I should wait and the elderly should enter into the bus or metro, that is me doing justice. So I did justice only because I had the wisdom. Second, let's say there is a situation, आप और आपके कोई फैमिली मेंबर, आपका पार्टनर, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपके फ्रेंड, व्हाटएवर, कोई भी आपके साथ है, ठीक है? आप दोनों जा रहे हैं और नाउ लेट्स से उनमें से किसी एक से कोई पंगा लेना शुरू कर देता है,
लेट्स से आपका कोई पार्टनर है, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड, जो भी है, ठीक है, उनसे जो है वो कोई ईव टीजिंग करना शुरू कर देता है, उनसे कोई पंगे लेना शुरू कर देता है। नाउ अब ऐसा नहीं है कि दैट इट इज ओनली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट योर पार्टनर कैन ऑल्सो शुड बी एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, बट लेट्स से उनके हाथ से बात निकल गई है, राइट। नाउ व्हाट शुड बी डन, अगर आप इंटरवीन करते हैं तो आपको नुकसान होगा, और नहीं करते हैं तो आप बच जाएंगे। लेकिन व्हाट शुड बी डन इज टू शो करेज इन द फेस ऑफ फियर। यू हैव द फियर कि भैया मुझे जो है वो पिटाई लग सकती है, राइट। आपके अंदर डर है कि उसके पास चाकू, छुरी, कुछ भी हो सकता है, राइट। बट आपके पास ये विजडम है दैट व्हाट शुड बी डन, दैट एट दिस टाइम आई शुड हेल्प, राइट, आई शुड बी करेजियस। So courage in itself is not a virtue, it is the choice, or it is the choice of being courageous at the right moment, that is the virtue. And the choice of being courageous at the right moment comes out of wisdom, because wisdom is the ability to differentiate what should be done and what should not be done, the ability to make a choice or ability to make a right choice for a moment is wisdom. So if the right choice for the moment is to be courageous, then it is wise, right? But let's say आप और आपका कोई साथी, कोई दोस्त जो है वो जंगल में ट्रेल कर रहे हैं, जा रहे हैं, और अचानक से भालू जो है वो अटैक कर देता है आपके ऊपर। आप देख रहे हैं कि आपके साथी पर भालू अटैक कर रहा है, तो क्या आप ऐसे में खुद भिड़ जाएंगे भालू से जाकर? ठीक है, आप जाकर लड़ेंगे नहीं भालू से। वहां पर आपके पास चॉइस है कि क्या आपको करेज, किस तरह का करेज आपको दिखाना है, ठीक है। यस, ऑफ कोर्स आप भालू को भगाने की कोशिश करेंगे, बट आपको पता है कि अगर मैं भालू को भगाने गया तो वो मुझ पर भी टूट पड़ेगा, राइट। लेकिन लेट्स से आपको ये पता है कि पीछे 50 मीटर दूर है जो कुछ बस्ती है, लोग रहते हैं। आपको पता है कि अगर मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, जोर से भागकर लोगों को बुलाकर लेकर आऊंगा, तो अगर 5-7 आदमी और आ जाएं या 5-7 लोग और आ जाएं तो उस भालू से उस आपके साथी को बचाया जा सकता है। तो ऐसे में फियर में आप करेज दिखाएंगे, किस तरह का करेज दिखाएंगे, या आप बेवकूफी। देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन करेज एंड स्टूपिडिटी। स्टूपिडिटी होगी उस भालू से जाकर खुद अकेले भिड़ जाना, जहां पर एक व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होने जा रहा है वहां दोनों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, राइट। और वहां पर एज पर मेरी अंडरस्टैंडिंग वहां पर ज्यादा जो है वो मतलब स्मार्ट अप्रोच ये रहेगी, ज्यादा करेजियस अप्रोच ये रहेगी कि आप जहां तक हो सके भालू को डिटर करने की कोशिश करें, और स्टिल अगर आपके हाथ से बात निकल जाती है तो आप लोगों को इकट्ठा करें, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, और तब जाके भालू जो है वो डर कर भागेगा, ठीक है। तो चूजिंग मतलब चॉइस करना, चॉइस मतलब चूज करना ऑन द बेसिस ऑफ विजडम, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन करेज। एंड तीसरा टेम्परेंस। लेट्स से आप फास्टिंग कर रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं या होल डे फास्टिंग कर रहे हैं आप, राइट। शाम का टाइम आ गया, आपको दावत का न्योता भेजा गया, आप दावत पर गए, आप कहीं रिसेप्शन पर गए और वहां पर भांति भांति के खाने अवेलेबल है। आपके मुंह में पानी आ रहा है, जितने आप नई डिशेस देखते जा रहे हैं, जितना आप लोगों को उनको एंजॉय करते हुए देखते जा रहे हैं, आपके मन में भाव बढ़ता जा रहा है कि भैया मैं भी खा लेता हूं, क्या हो गया, कोई बात नहीं, वर्त है तो क्या हो गया, ठीक है। यहां पर काम आती है आपकी वही विजडम। आपने चूज किया टू बी टेम्परामेंटल, आपने चूज किया कि टू कंट्रोल योर सेल्फ, सेल्फ कंट्रोल आपने एक्सरसाइज करनी है या नहीं। Now if you have the wisdom to choose to be a person of temperance, or you have the wisdom to control yourself, right, to make that right choice so as to avoid temptation, right, that is greater than temperance. So according to Socrates, that justice, courage और temperance से ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट वर्च्यू है विजडम। एंड इनफैक्ट विजडम इज द वर्च्यू। अगर आपके पास विजडम है, आपके पास ऑटोमेटिकली जस्टिस, करेज और टेम्परेंस भी है, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ वेरी फेमस स्टेटमेंट ऑफ सोक्रेटिस, दैट इज एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग।
एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। सो इसको कैसे जिया सोक्रेटिस ने या कैसे मरा सोक्रेटिस ने वो देखते हैं, है ना। Socrates lived and died on this statement. He had examined his life thoroughly. So Socrates was आप कह सकते हैं कि उनकी there were many followers of Socrates, but there were many opposers of Socrates also, of his philosophy, because openly he was very challenging to the polytheistic nature of the religion of that time Greece, right? Greek people were polytheistic. हर चीज के लिए देवता है उनके पास, राइट? ज़्यूस है और बहुत सारे, मुझे तो नाम भी पूरी तरह याद नहीं है, ठीक है। नाम एक्चुअली कुछ याद है मुझे, लेकिन मैं उनको कंफ्यूज कर रहा हूँ उनके रोमन काउंटर पार्ट से, क्योंकि मुझे रोमन नाम जो है वो याद है, लाइक प्लूटो है, जूनो है, जुपिटर है, ठीक है, एरीस है, मार्स है। एरीस आई सपोज ग्रीक है, एरीज इज मार्स, एरीज इन ग्रीक mythology and Mars in Roman mythology. Zeus in Greek mythology, and in Roman it is, I don't know, in Roman में maybe Jupiter, I don't remember. Then in the Greek mythology it's Hades, and in Roman it is Pluto, right? So इस तरह in Greek mythology it is this Aphrodite, and in Roman it is Juno, I suppose. So this आप देख लीजिएगा, though it is not relevant for us. But my point is that the Greek society, they followed a polytheistic religion, and Socrates openly challenged that कि polytheistic religion make no sense, right? If there is a polytheistic religion, and it is due to that there is a division of labor among these different gods. There is a god of thunder, and then there is god of rain and thunder, then there is god of sun, and there is god of night, and there is god of beauty, and so on and so on. हर चीज के लिए गॉड है, हर अच्छे गॉड है, बुरे गॉड है, सब कुछ है। तो अगर इफ देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर, देन देयर मस्ट बी समवन हु डिसाइडेड टू डिवाइड दीज लेबर अमंग दीज डिफरेंट गॉड्स, एंड दैट समवन होल्ड्स द मतलब सारी पावर उसके हाथ में। सो सोक्रेटिस वाज नॉट मोनोथीस्टिक. It is not clear that whether he was monotheistic or not, and it is not even clear that he was theistic or not, right? अगर वो थीस्ट भी था या नहीं था ये भी क्लियर नहीं है, तो हमें ये नहीं लिखना, बट वी कैन से दैट ही वाज अगेंस्ट पॉलीथिज्म। एंड इसके इसी तरह के कई और भी आइडियाज, इस तरह के रेडिकल और अपोजिंग आइडियाज जो है वो सोक्रेटिस अपने स्टूडेंट्स को देता था, और उसके स्टूडेंट्स इन्फ्लुएंस होते थे उससे, और काफी लॉजिकल बातें करता था वो, जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई, राइट? तो फिर सोक्रेटिस को बुलाया गया, सोक्रेटिस को एलिज किया गया कि भैया तुम तो भड़का रहे हो यूथ को, ठीक है, और मतलब राज्य के खिलाफ भड़का रहे हैं आप यूथ को, समाज के खिलाफ आप यूथ को भड़का रहे हैं। तो सोक्रेटिस पर जो है वो पूरी पेशी चली, और फाइनली उनको कैपिटल पनिशमेंट दिया गया, राइट, कि जहर देकर जो है वो जहर का प्याला पीकर आपको मरना पड़ेगा। बहुत मतलब लंबी बहसबाजी हुई दोनों पक्ष से, सोक्रेटिस ने भी अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट रखा, उनके अगेंस्ट भी आर्ग्यूमेंट दिए गए, फाइनली उनको कैपिटल पनिशमेंट दे दी गई। तो सोक्रेटिस के चेले थे प्लाटो, तो प्लाटो ने जो है वो पूरी व्यवस्था करी, जिस जेल में सोक्रेटिस थे, कि वहां से उनको प्रिजन ब्रेक करेंगे, उनका एस्केप कराएंगे, जेल एस्केप, और फिर उनको एथेंस से जो है वो बाहर निकालेंगे, और सारी व्यवस्था प्लाटो ने करी। और प्लाटो और कुछ साथी जो है वो पहुंचते हैं सोक्रेटिस के पास, और उन्हें कहते हैं कि जनाब चलिए, आपकी तो पूरी व्यवस्था कर दी हमने जाने की। तो वहां पर जब पूरी व्यवस्था थी सोक्रेटिस के पास एस्केप करने की, सोक्रेटिस ने उधर मना कर दिया। सोक्रेटिस ने कहा कि ये मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, मेरे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, राइट? क्योंकि अगर मैं अभी चला गया, तो यानी कि अगर मैंने अभी करेज नहीं दिखाया, तो मैंने जो पूरी जिंदगी विजडम किया है, तो ये तो सब खारिज हो जाएगा, राइट? तो माई लाइफ इज नॉट ग्रेटर देन माई मैसेज और माई वट एवर दैट आई हैव टॉट यू। सो सोक्रेटिस ने जो है वो अपनी डेथ एक्सेप्ट करी, एंड ही ड्रैंक द पॉइजन फ्रॉम द चैलिस, राइट? एंड इट इज सेड दैट कि भैया वो मतलब एक इस तरह का शेर है कि उस प्याले में जहर था ही नहीं, राइट? क्यों? क्योंकि सोक्रेटिस तो मरा ही नहीं,
सोक्रेटिस तो जिंदा है, आज हम उसे पढ़ रहे हैं, आज हम उसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर सोक्रेटिस उस दिन भाग जाता तो हो सकता है कि वो प्याले में जहर होता, क्योंकि हो सकता है सोक्रेटिस की नॉलेज जो है वो चैलेंज हो जाती, क्योंकि उसने खुद ही फॉलो नहीं किया, एंड ऑब्वियसली डिस्क्रेडिट कर दिया जाता लोगों द्वारा उसे ग्रेजुअली, राइट। तो ही एग्जामिन्ड हिज लाइफ एट दिस लेवल, right? And he said that an unexamined life is not worth living. So what it means that we should examine, what it actually means that we should examine everything. Everything that affects our life, whether it is our belief, whether it is our faith, whether it is our religion, whether it is whatever that is being taught to us, so whatever we are learning, we should examine everything. और इसका अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो आपको रेने डेस्कार्टी याद आ गया, राइट। आई थिंक देयरफॉर आई एम दी डाउट मेथोडोलॉजी और द मेथड ऑफ डाउट। सो सोक्रेटिस को कंपेयर करें तो आप डेस्कार्टी से, रेने डेस्कार्ट से जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। आई थिंक देयरफॉर आई एम, कोजिटो एर्गो सम, राइट। द मेथड ऑफ डाउट, वो भी यही बोलता है एग्जैक्टली कि डाउट एवरीथिंग बिफोर ट्रस्टिंग और बिलीविंग इन समथिंग, वी नीड टू बी स्केप्टिक अबाउट इट, वी नीड टू हैव डाउट अबाउट इट, वी नीड टू क्वेश्चन दैट थिंग, वी नीड टू क्वेश्चन एवरीथिंग विदाउट forming any opinion or belief or having any sort of faith in something, right? So 17th century philosopher Rene Descartes भी सेम बात बोलते हैं, and then there is a 20th century contemporary philosopher is Edmund Husserl, कहते हैं the concept of bracketing देते हैं वो, and which is similar to method of doubt also, या वही है unexamined life is not worth living, right? तो ये तीनों जो है वो similar lines पर ही बात कर रहे हैं। Socrates from around 5th century BC, then 17th century Rene Descartes, and then Edmund Husserl of 20th century, जो कहते हैं bracketing, Rene Descartes कहते हैं method of doubt, और Socrates कहते हैं unexamined life is not worth living, ठीक है। that we need to examine everything, और आप अपनी लाइफ से एग्जांपल देकर दे सकते हैं ना कि भैया, लाइक फॉर एग्जांपल फंडामेंटलिज्म, नाउ बिफोर आप जो है वो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, आपकी बहुत ज्यादा फंडामेंटलिस्टिक अप्रोच रही होगी, लेट्स से कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, ठीक है, रीजन को लेकर, अपनी आइडेंटिटी को लेकर, व्हाटएवर। लेकिन जैसे जैसे आपका पर्सपेक्टिव जो है वो ब्रॉड होता गया, ग्लोबल पर्सपेक्टिव बनता गया, आपकी रेशियल, कास्ट बेस्ड, लैंग्वेज बेस्ड टेंडेंसीज जो है वो, या फंडामेंटलिज्म जो है वो कम हो गया, खत्म तो नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे नहीं कह सकते कि आप खुद को नहीं बोल सकते आई एम एब्सोल्युटली नॉट अ कास्टिस्ट और एब्सोल्युटली नॉट अ रेसिस्ट। कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर एम्बाइब्ड है, वो कम हो जाएगा विद नॉलेज, विद एक्सपोजर, हम उसे कम कर देंगे, लेकिन उसको खत्म नहीं कर सकते। तो आप अपनी लाइफ से जो है वो एग्जाम्पल डाल सकते हैं इसका, आप अशोक का एग्जाम्पल डाल सकते हैं, ठीक है, आप गांधी का एग्जाम्पल डाल सकते हैं, यानी डिफरेंट पर्सनैलिटीज की लाइफ से आप एग्जाम्पल लेकर डाल सकते हैं कि दैट जब उन्होंने एग्जामिन किया अपनी लाइफ को तो उन्होंने चेंज किया अपने परसेप्शन को, दे शोड विजडम एंड दे चोज व्हाट शुड बी डन, राइट। सो आप या तो अपनी लाइफ से आप एग्जांपल डाल सकते हैं, या आप किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी की लाइफ से आप इस तरह के एग्जांपल्स डाल सकते हैं, ठीक है। सो फॉर नाउ दैट इज ऑल अबाउट सोक्रेटिस, बट जैसे जैसे हम आगे प्लाटो और एरिस्टोटल पढ़ेंगे तो और पॉइंट्स हम ऐड करते जाएंगे अबाउट सोक्रेटिस, राइट। आई होप अभी फिलहाल जो है वो आप एक अच्छा डिसेंट आंसर लिखने के लायक हो गए होंगे ऑन सोक्रेटिस, राइट। एंड ऐसे लिखने लायक तो नहीं होंगे जब हम कंप्लीटली पढ़ लेंगे, कंबाइंडली जब हम पढ़ लेंगे सोक्रेटिस, प्लाटो और एरिस्टोटल को, तब आप जो है वो ग्रीक एज पर या वेस्टर्न फिलॉसफी के एंशियंट जो एज है या एंशियंट जो फेज है उस पर आप एक ऐसे लिखने की स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इन द नेक्स्ट सेशन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट प्लाटो एंड देन एरिस्टोटल।
सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।